हेलो फ्रेंड्स, गर्व नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ESIC नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम जो कि 7 जुलाई 2024 को यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया था, उसका सेट ए का पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और विद रेशनल ये आंसर होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। फॉर एडल्ट द रेशो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन केस ऑफ सिंगल रेस्क्यूअर रिससिटेशन CPR इस कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के दौरान जो सिंगल रेस्क्यूअर है जब अगर वो है तो सिंगल रेस्क्यूअर द्वारा चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशो क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए 15/2, ऑप्शन बी 15/1, ऑप्शन सी 30/2, ऑप्शन डी 30/1। इसका राइट आंसर है दोस्तों आंसर सी 30/2। रेशनल है द करेक्ट रेशो फॉर एडल्ट CPR बाय ए सिंगल रेस्क्यूअर इज 30 चेस्ट कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 वेंटिलेशन। सिंगल रेस्क्यूअर में CPR रेशो जो है एडल्ट के लिए वो 30 चेस्ट कंप्रेशन होगा और वेंटिलेशन 2। तो 30/2 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है वुंड कॉज्ड बाय एन इंजरी विद ए ब्लंट ऑब्जेक्ट लीडिंग टू टीयरिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इज नोन एज। जो ऐसा घाव जो कि एक ब्लंट ऑब्जेक्ट द्वारा सॉफ्ट टिश्यू को टीयर करके किया जाता है, ऐसी इंजरी को क्या मतलब ऐसे वुंड को क्या टर्म दिया जाए, ऐसे इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए लेसरेशन, ऑप्शन बी एब्रेजन, ऑप्शन सी पंचर, ऑप्शन डी इंसीजन। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों जानते हैं आप लोग, ऑप्शन बी में जो एब्रेजन होता है उसका मतलब होता है किसी तरह की रगड़ लगना, जैसे ज़मीन पर अगर कोई घसीट जाए उस चीज़ को एब्रेजन कहते हैं। इसी तरह पंचर पंच कर मतलब किसी तरह की सुई निडल इस द्वारा किसी शरीर में पंच मतलब डाले जाता है तो उसको हम पंचर कहते हैं, जो कि एक बलून में जैसे पिन डालते हैं इस तरीके से शरीर में पंचिंग करना, पिनिंग करना, उसको पंचर कहते हैं। इंसिजन एक वेल्ड तरीके से लगाया गया कट होता है बॉडी में। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है लेसरेशन। तो इसका रेशनल देख लेते हैं और राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और इसका रेशनल है ए लेसरेशन इज ए वुंड दैट रिजल्ट फ्रॉम द टीयरिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू टिपिकली कॉज्ड बाय ब्लंट ट्रॉमा लीडिंग टू जैक्ड और टुथ्ड इरेगुलर एजेस। यानी कि एक लेसरेशन जो होता है वो एक तरीके का घाव होता है जिसमें सॉफ्ट टिश्यू टीयर हो जाता है, किसके द्वारा, ब्लंट ट्रॉमा, ये जो कि एक टुथ्ड या इरेगुलर एजेस का कोई धारदार हथियार होता है जिससे घाव होता है, उसे लेसरेशन कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इन नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटी अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ बॉडी इज टर्म्ड एज। यानी मिड लाइन से एक्सट्रीमिटी का दूर की तरफ मूवमेंट जो है अवे फ्रॉम मिड लाइन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अडक्शन, ऑप्शन बी इवर्जन, ऑप्शन सी इन्वर्जन, ऑप्शन डी एबडक्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अबडक्शन। रेशनल abduction is the movement of a limb or other part away from the midline of the body। यानी abduction किसे कहा जाता है, हाथ या पैर जो लिम्ब हैं या अदर पार्ट हैं वो मिड बॉडी से अवे दूर की तरफ जाते हैं तो उसे हम abduction कहते हैं। फॉर एग्जांपल लिफ्टिंग द आर्म साइड अवेज फ्रॉम द बॉडी इज एन abduction। अगर हम अपनी आर्म्स को अपनी बॉडी से दूर लेके जाते हैं, उठाते हैं, तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, अबडक्शन। इसका राइट आंसर अबडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीथिंग पैटर्न इंडिकेट्स रिदम एबनॉर्मलिटी। तो इनमें से कौन सा ब्रीथिंग पैटर्न है जिसे हम एबनॉर्मल रिदम कहेंगे कि ये एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है। ऑप्शन ए डिस्निया, ऑप्शन बी काइनी स्टोक्स ब्रीदिंग, ऑप्शन सी ब्रेडिप्निया, ऑप्शन डी हाइपर वेंटिलेशन। इसका राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है ऑप्शन बी काइनी स्टोक ब्रीदिंग। रेशनल है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ए साइक्लिक पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिवली डीपर एंड सम टाइम फास्टर ब्रीथिंग
followed by a gradual decrease that result in temporary stop in breathing. This is called apnea and this indicates a rhythm abnormality. जो एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है जो कि कंटिन्यूटी के साथ होता है या नॉर्मल वे में एबनॉर्मल वे में, उसमें एबनॉर्मलिटी आना, ये काइनी स्टोक ब्रीदिंग के अंदर देखा जाता है। जैसे इसमें बताया साइक्लिक पैटर्न किस तरीके का होता है, इसमें प्रोग्रेसिवली डीपर होता जाता है, जो सांस लेना है ज़्यादा गहरा होता जाता है। सम टाइम फास्टर ब्रीदिंग और कुछ टाइम बहुत तेज़ तेज़ सांस लेना, एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीज, धीरे धीरे कम हो जाना, उसका सांस लेना कम हो जाना। टेम्परेरी स्टॉप इन ब्रीदिंग, दिस इज़ कॉल्ड एपनिया, यानी बिल्कुल सांस लेना बंद हो जाता है बीच बीच में टेम्परेरी तरीके से, तो इसको हम काइनी स्टोक रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन इंक्लूड्स एक्शन एंड मेजर्स दैट इनहिबिट द इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। इनमें से कौन सा लेवल ऑफ इलनेस है प्रिवेंशन का जिसमें वो एक्शन इंक्लूड होते हैं या मेजर्स इंक्लूड होते हैं जिसमें इमरजेंस, जो रिस्क फैक्टर्स इमरजेंस हैं उनको रोका जाता है, जिससे भविष्य में किसी तरह की बीमारी होने की गुंजाइश को ही ख़त्म कर दिया जाता है। इनहिबिट द इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स। ऑप्शन ए सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, ऑप्शन सी प्राइमरी प्रिवेंशन एंड ऑप्शन डी टर्शरी प्रिवेंशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। रेशनल है, इट इन्वॉल्व्स मेजर्स एम्ड एट प्रिवेंटिंग द इमरजेंस और establishment of social, economic and cultural pattern of living that are known to contribute to an elevated risk of disease. It focuses on preventing risk factor from developing. इसमें फोकस किया जाता है रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट कर देने का, जिससे बीमारी ही ना हो, उनको डेवलप होने से ही पहले रोक दिया जाता है रिस्क फैक्टर्स को, जो कि सोशली और इकोनॉमिकली और कल्चरली पैटर्न जो होता है रहने का उसमें इस्टेब्लिश किया जाता है, जिससे जो फैक्टर्स रिस्क फैक्टर डिजीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हीं को वहाँ पर इनहिबिट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रांसफर डिस्प्रेशन इन नेल्स इंडिकेटिंग टेम्परेरी डिस्टर्बेंस ऑफ नेल ग्रोथ आर नोन एज। जो ट्रांसफर डिप्रेशन मतलब सीधी लाइनें जो हैं, डिप्रेस्ड नाखून जो होता है उसमें सीधी लाइनें दबी हुई होती हैं, वो टेम्परेरी डिस्टर्बेंस होता है नेल ग्रोथ का, उसको क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन है ए कोएलोनिसिया, बी पेरोनिकिया, ऑप्शन सी क्लबिंग एंड ऑप्शन डी ब्यूज लाइन्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्यूज लाइन्स। देख लेते हैं रेशनल। Bewes lines are transverse depression in the nails that occur due an temporary interruption in nail growth, often associated with severe illness or nutritional deficiency. यानी सीवियर इलनेस और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण ये टेम्परेरी इंटरप्शन होता है नेल ग्रोथ में, जो कि सीवियर इलनेस और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है। उसे क्या कहते हैं? ब्यू लाइन्स। इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो क्वेश्चंस आए थे मल्टीपल चॉइस के साथ साथ उनमें भी आपको ऑप्शन 1 से 4 तक में ऑप्शन 1 या 2 इस तरीके से कलेक्टेड टाइप में राइट आंसर देने थे। तो इसको आप लोगों ने, मैं विश्वास करता हूँ कि अच्छे से दिया होगा। कईयों के छूटे भी हैं, कईयों के नया पैटर्न था और काफ़ी लेंदी पेपर था, कई क्वेश्चन हो भी नहीं पाए लोगों पर। तो फिर भी हम चलिए डिस्कस करते हैं, अपना सफ़र जारी रखते हैं और बनाए रखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवेंटिशियस ब्रीथ साउंड्स और ऑन अस्कल्टेशन। अस्कल्टेट करने पर ऐसी इनमें से एडवेंशियस ब्रीथ साउंड कौन सी है? ऑप्शन ए फर्स्ट है क्रैकल्स, सेकंड रोंकी, थर्ड वीज एंड फोर्थ प्लूरल फ्रिक्शन रब। इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सी एडवेंशियस ब्रीथ साउंड है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी सेकंड थर्ड एंड सी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसका राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है
डी ऑप्शन 1, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। और रेशनल देख लेते हैं। ऑल लिस्टेड साउंड आर एडवेंशियस और एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड्स। क्रैकल्स क्या होता है? डिसकंटिन्यूस, ब्रीफ एंड पॉपिंग साउंड। एक शॉर्ट टाइप और डिसकंटिन्यू टाइप की पॉपिंग साउंड को क्रैकल्स कहा जाता है। रॉन्की, लो पिच्ड कंटिन्यूस साउंड को हम रॉन्की कहते हैं। इसी तरह वीज किसे कहते हैं? हाई पिच्ड और कंटिन्यूस साउंड्स। एक सीटी की आवाज़ जो होती है हाई पिच्ड की, उसे हम कंटिन्यूस साउंड को वीज कहते हैं। प्लूरल फ्रिक्शन रब, हार्श एंड अनप्लीजेंट साउंड ड्यू टू इन्फ्लेम्ड प्लूरल सरफेसेस रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। एक दूसरे को प्लूरल फ्लेस सरफेसेस रब करते हैं इन्फ्लामेशन के चलते, तो इस तरह इसमें अनप्लीजेंट साउंड आती है, हार्श साउंड आती है, जिसे प्लूरल फ्रिक्शन रब भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन ए होस्ट बट विदाउट टिश्यू इन्वेजन और डैमेज इन इज नोन एज। प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना और उसका ग्रोथ होना इन होस्ट के अंदर विदाउट टिश्यू इन्वेजन, यानी टिश्यू को विदाउट मतलब उसमें बिना घुसे, इन्वेज किए हुए, उसे चीरते हुए अंदर घुसे हुए बिना या उसे डैमेज किए बिना ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपस्थित रहना और ग्रोथ करना क्या कहलाता है? पहला, इन्फेस्टेशन, जैसे ऑप्शन से दिख रहा है कि इसमें इन्फेस्टेशन होता है यानी इंसर्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ऑप्शन बी इन्फ्लामेशन, ऑप्शन सी कोलोनाइजेशन एंड ऑप्शन डी इन्फेक्शन। इन चारों ऑप्शन में किसी भी तरह से बॉडी में जो असर नहीं डाल रहा है, और जो राइट आंसर रहने वाला है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलोनाइजेशन। क्योंकि आप देखेंगे जो बाकी के जो ऑप्शंस हैं उसमें इन्फेस्टेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है और इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि एक माइक्रो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से बॉडी के टिश्यू में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रेशनल है। इट इज़ रेफर टू द प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन और विद इन ए होस्ट विदाउट कॉजिंग टिश्यू इन्वेजन और डैमेज एज अपोज्ड टू इन्फेक्शन वेयर देयर इज़ टिश्यू इन्वेजन एंड डैमेज। जो कि इन्फेक्शन जहाँ पे टिश्यू इन्वेजन और डैमेजिंग होती है उसके जस्ट अपोजिट है। सो इट इज़ कॉल्ड कोलोनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन येलो कलर वेस्ट बिन? येलो कलर वेस्ट बिन में बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वेस्ट बिन जाना चाहिए? ऑप्शन ए ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ऑप्शन सेकंड यूरोबैग, थर्ड निडल, फोर्थ सॉलिड प्लास्टर कास्ट, फिफ्थ इज ग्लास स्लाइडर्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है उसमें एक तो आपके ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आ जाएगा, इसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा सॉलिड प्लास्टर कास्ट, क्योंकि यूरोबैग जो जाता है वो रेड में जाएगा और निडल्स जो होती हैं वाइट में जाता है, जो कि पंचर प्रूफ होता है। ग्लास साइडेड भी इसी के अंदर जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 1 and 4, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट एंड सॉलिड प्लास्टर कास्ट। इसका रेशनल देख लेते हैं। येलो बिन्स आर यूज्ड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट एंड सॉलिड प्लास्टर कास्ट। नीडल्स should go into sharp container, glass slides into puncture proof container, and Eurobag disposable may vary depending on the content but generally not yellow bins। तो ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, स्लीप वॉकिंग एंड एन्यूरेसिस अकर इन विच स्टेज ऑफ स्लीप साइकिल? जो नींदों में चलना और यूरिन पास करना रात में सोते समय,
वो कौन सी स्टेज होती है स्लीप साइकिल की जिसमें ये चीज़ें होती हैं। ऑप्शन ए रैपिड आई मूवमेंट स्लीप REM, बी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज फर्स्ट, ऑप्शन सी NREM स्लीप स्टेज सेकेंड एंड डी NREM स्लीप स्टेज फोर्थ। इसका राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर ऑप्शन डी NREM स्लीप स्टेज 4, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज 4। रेशनल देख लेते हैं। स्लीप वॉकिंग जिसे सोमनाम्बुलिज्म भी कहा जाता है, एंड एन्यूरेसिस जिसे बेड वेटिंग होती है रात में, टिपिकली occur during deep sleep stages, particularly in stage 4 of non-rapid eye movement NREM sleep, which is characterized by delta waves। इसका हमने एक पिक लिया है जिसमें ये चीज़ क्लियर की है कि स्टेजेस ऑफ स्लीप जो होती हैं उसमें 4 तरह की स्टेजेस दिखाई हैं, स्टेज N1, स्टेज N2, स्टेज N3 एंड स्टेज R। तो स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, हार्ट बीट जो है इसमें स्लो हो जाती हैं और ब्रीथिंग भी स्लो हो जाती है, मसल्स रिलैक्स होना शुरू करती हैं, ये कुछ मिनटों की फेज़ होती है। इसी तरह जो सेकंड NREM है उसमें लाइट स्लीप होती है और हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग स्लो हो जाती है, आई मूवमेंट नहीं होते हैं और बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ब्रेन प्रोड्यूस स्लीप स्पिंडल्स, और ये 25 मिनट की स्टेज होती है। इसी तरह जो इसी तरह NREM स्टेज N3 स्लो वेव स्लीप, इसमें स्लीप जो होती है डीपेस्ट होती है, हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग आर एट देयर स्लोएस्ट रेट, नो आई मूवमेंट्स, बॉडी फुल रिलैक्स्ड, डेल्टा ब्रेन वेव्स आर प्रेजेंट। जैसा मैंने बताया NREM स्टेज 4 में उन्होंने 4 दिया है, नहीं तो ये सारी बातें जो है स्टेज N3 की हैं, स्टेज NREM स्टेज 3 की है। टिश्यू रिपेयरिंग होती है इसमें और ग्रोथ होती है एंड सेल जनरेशन होता है, इम्यून सिस्टम इसमें स्ट्रेंथ होता है। अब REM की बात कर लेते हैं। ये जो रैपिड आई मूवमेंट होता है इसमें आई मूवमेंट होता है रैपिड, ब्रीथिंग हार्ट बीट इंक्रीज होती है, लिम्ब मसल्स बिकम टेम्परेली पैरालाइज्ड, जिसके चलते वो स्लीप वॉकिंग कर ही नहीं सकता, एंड ब्रेन एक्टिविटी इज़ मार्कली इंक्रीज्ड एंड डे ड्रीमिंग स्टेज, प्राइमरी ड्रीमिंग स्टेज होती है ये, इसमें ड्रीम्स आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन 4 NREM स्टेज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स हैव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन पेन। इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि पेन इफेक्ट डालता है पेन पर, इनहिबिटरी, जिससे पेन ना महसूस हो। ऑप्शन ए सब्सटेंस P, ऑप्शन बी एंडोर्फिन्स, ऑप्शन सी ब्रेडिकाइनिन एंड ऑप्शन डी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंडोर्फिन्स। रेशनल है इसका, एंडोर्फिन्स आर नेचुरल पेन किलर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, दे इनहिबिट पेन सिग्नल बाय बाइंडिंग टू ऑपोइड रिसेप्टर इन द ब्रेन, प्रोवाइडिंग एन एनाल्जेसिक इफेक्ट। एक तरीके का एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से, बाइंड करके ऑपोइड रिसेप्टर को ब्रेन में। तो ये क्लियर है, एंडोर्फिन्स जो है इनहिबिटर्स होते हैं, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं पेन के लिए, उसके पेन इनहिबिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, लो आर्टेरियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हाइपोक्सीमिया, बी हाइपोक्सिया, ऑप्शन सी यूपनिया एंड ऑप्शन डी यूकैप्निया। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है जो ऑप्शन ए हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया होता है, हाइपोक्सीमिया रेफर्स टू लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड विच कैन लीड टू हाइपोक्सिया, a condition where the body tissue are deprived of adequate oxygen। यानी हाइपोक्सीमिया क्या होता है, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, जबकि हाइपोक्सिया क्या होता है, लो लेवल ऑफ या इनएडिक्वेट ऑक्सीजन इन द टिश्यू। सो दिस इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हाइपोक्सीमिया। क्वेश्चन नंबर 13, which one among the following is a physiological हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है
बॉडी फिजियोलॉजिकली। तो ऑप्शन ए है 3% सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी 0 to 9% सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी 0 to 45% सोडियम क्लोराइड एंड ऑप्शन डी 2 to 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। इसका राइट आंसर है, आप सभी जानते होंगे अच्छे से, और ऑप्शन ए 3% सोडियम क्लोराइड। रेशनल है, ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज़ ए हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कंपेयर टू द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। 3% sodium chloride solution is hypertonic and is used in medical settings to treat certain conditions। तो 3% जो है 0.9% एक नॉर्मल आइसोटोनिक फ्लूइड होता है, ये 3% है जो कि उससे ज़्यादा है काफ़ी। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर है 3% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फ्लैट एंड पेनलेस thickened portion of epidermis consisting of mass of horny keratotic cells formed by local pressure or friction found on palm or under surface of foot is called। एक फ्लैट और पेनलेस थिकंड पोर्शन होता है एपिडर्मिस का, मास ऑफ हॉर्नी कैरोटिक सेल्स द्वारा बना हुआ, और जो कि लोकली प्रेशर होने और फ्रिक्शन होने के चलते पाम या फुट की अंडर सरफेस पे पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लांटर वेरिस, ऑप्शन बी कॉर्न्स, ऑप्शन सी एथलीट्स फुट, ऑप्शन डी कैलस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कैलस। रेशनल देख लेते हैं, कैलस क्या है? कैलस इज ए थिकन्ड एंड हार्डन्ड पार्ट ऑफ द स्किन दैट फॉर्म्स इन रिस्पॉन्स टू रिपीटेड फ्रिक्शन, प्रेशर और अदर इरिटेशन। बार बार फ्रिक्शन होने और प्रेशर या अदर इरिटेशन के चलते जो थिकन्ड और हार्डन्ड पार्ट होता है स्किन में, वो क्या कहलाता है? कैलस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर क्रिटिकल स्किल्स रिलेटेड टू मॉनिटरिंग एंड करेक्टिंग mistakes occurring in process of interpreting, analyzing, inferring, evaluating और explaining। इनमें से कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है जो कि मॉनिटरिंग करती है और करेक्ट करती है मिस्टेक्स को इन प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेटिंग, एनालाइजिंग और इंटरफेरिंग, एवेल्यूटिंग और एक्सप्लेनिंग में? तो इसका राइट ऑप्शन है ए एनालिसिस, ऑप्शन बी इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन सी सेल्फ रेगुलेशन एंड ऑप्शन डी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे अपने आप को सुधारने की बात हो रही है, तो ऑप्शन राइट आंसर इसका ऑप्शन सी सेल्फ रेगुलेट करना, सेल्फ रेगुलेशन। रेशनल, सेल्फ रेगुलेशन इन क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व मॉनिटरिंग वंस ओन कॉग्निटिव प्रोसेस एंड करेक्टिंग मिस्टेक्स और बायसेस इन रीजनिंग। सेल्फ रेगुलेशन एक तरह की क्रिटिकल थिंकिंग है जिसमें मॉनिटरिंग करना होता है वन ओन्स कॉग्निटिव प्रोसेस, उसकी कॉग्निटिव प्रोसेस को, और करेक्ट मिस्टेक्स और बायसेस इन द रीजनिंग। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट केयर बंडल्स एक्सेप्ट पूछा है, यानी कि जो नहीं है। केयर ऑफ बंडल क्या है? केयर ऑफ बंडल के लिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। केयर ऑफ बंडल इज ए ग्रुप ऑफ इंटरवेंशंस रिलेटेड टू ए डिस्केस प्रोसेस और कंडीशन। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है और फिर भी आपका आंसर देने का मतलब जुनून चढ़ रहा है या आपको देना ही देना है, तो उसमें एक कॉमन सी बात देखिएगा कि जो तीन जो ऑप्शन होंगे वो सेम होंगे, मतलब पॉजिटिवली होंगे, और एक ऑप्शन जो है उसमें नेगेटिव होगा जो कि जनरली आपको दिख जाएगा। अगर वो दिख रहा है तो आप उसको आसानी से आंसर को दे सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। केयर बंडल इज़ ए ग्रुप ऑफ इंटरवेंशन रिलेटेड टू ए डिस्केस प्रोसेस और कंडीशन। ऑप्शन बी, केयर बंडल इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज। ऑप्शन सी, केयर बंडल इंटरवेंशन व्हेन एक्सिक्यूटेड टुगेदर रिजल्ट इन बेटर पेशेंट आउटकम दैन व्हेन implemented individually. Option D, care bundle ensure that patients
receive quality care and preventing most common complications associated with their diagnosis। इसमें सभी पॉजिटिव हैं, एक को छोड़ के ऑप्शन बी जिसमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को इंक्रीज़ करने की बात कही गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। केयर ऑफ बंडल इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज। रेशनल देख लेते हैं। केयर ऑफ बंडल क्या होते हैं? आर डिजाइंड टू इम्प्रूव पेशेंट्स आउटकम बाय इम्प्लीमेंटिंग ए सेट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ऐसा केयर ऑफ बंडल एक ऐसी डिज़ाइन की हुई चीज़ है जो कि पेशेंट के आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए है, एक सेट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करके। दे डू नॉट इंक्रीज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, इंस्टीड दे एम टू रिड्यूस दैम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। The type of exercise in which muscles contraction occurs without moving the joint is called। इसमें ऐसी एक्सरसाइज, टाइप ऑफ एक्सरसाइज जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है जॉइंट को बिना मूव किए। ऑप्शन ए आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ऑप्शन बी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, ऑप्शन सी एरोबिक एक्सरसाइज, ऑप्शन डी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इसमें हम आपको क्वेश्चन और उसका ऑप्शन और रेशनल तीनों क्लियर किए जा रहे हैं जिससे आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। तो ऑप्शन ए आइसोटोनिक, ऑप्शन बी आइसोकाइनेटिक, ऑप्शन सी एरोबिक एंड ऑप्शन डी आइसोमेट्रिक। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी आइसोमेट्रिक। रेशनल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विदाउट एनी विजिबल मूवमेंट ऑफ जॉइंट। एग्जाम्पल इंक्लूड प्लैंकिंग और होल्डिंग ए वेट स्टडी। एक प्लैंकिंग और जो वेट को होल्ड करने वाली जो एक्सरसाइज है जिसमें मूवमेंट नहीं होता है पर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, इस तरह की एक्सरसाइज को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पोटेंशियल सर्कुलेटरी प्रॉब्लम आफ्टर सर्जरी एक्सेप्ट। जो हमें वो ऑप्शन चुनना है जो कि पोटेंशियल सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स नहीं है आफ्टर सर्जरी में। ऑप्शन ए थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, ऑप्शन बी एम्बुलस, ऑप्शन सी हेमरेज, ऑप्शन डी टिम्पेनाइटिस। तो इसमें क्लियर दिख रहा है थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, एम्बुलस और हेमरेज आफ्टर सर्जरी सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जबकि ऑप्शन डी टिम्पेनाइटिस नहीं है। तो ऑप्शन डी टिम्पेनाइटिस फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। रेशनल टिम्पेनाइटिस रेफर टू द डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमिनल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैस और एयर इन द इंटरस्टिशियल और पेरिटोनियल कैविटी। तो कुछ लोगों ने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के का अंदाज़ा लगाया होगा, इसलिए हम इसमें रेशनल से क्लियर कर दे रहे हैं। टिम्पेनाइटिस किसे कहा जाता है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल के डिस्टेंशन को किस कारण? गैस और एयर के कारण इंटेस्टाइन और पेरिटोनियल कैविटी में। विच इज़ नॉट ए सर्कुलेटरी प्रॉब्लम। थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, एम्बुलस एंड हेमरेज आर सर्कुलेटरी इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 19। In wound healing, the phase where fibroblasts migrate into the wound and begin to synthesize collagen is called। एक वुंड हीलिंग की प्रोसेस है जिसमें वो फेज़ जिसमें फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट होते हैं वुंड में और वहाँ पे कोलेजन बनाना शुरू करते हैं। इस फेज़ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इन्फ्लामेटरी, ऑप्शन बी मैचुरेशन, ऑप्शन सी प्रोलिफरेशन एंड ऑप्शन डी एविसरेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रोलिफरेशन फेज। द प्रोलिफरेशन फेज ऑफ वुंड हीलिंग इन्वॉल्व्स फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेटिंग इनटू द वुंड साइट एंड सिंथेसाइजिंग कोलेजन फॉर्मिंग न्यू टिश्यू। प्रोलिफरेशन वो फेज है जिसके अंदर वुंड हीलिंग होती है, फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट होता है वुंड में और कोलेजन का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 20। ऑल आर द एग्जामिनेशन मेथड फॉर असेसमेंट ऑफ आई एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऐसा आई एग्जामिनेशन मेथड है जो कि नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है। क्वेश्चन ऑप्शन है ए टोनोमेट्री, ऑप्शन बी स्लिट लैम्प टेस्ट, ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन टेस्ट, ऑप्शन डी रोम्बर्ज टेस्ट। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी रोम्बर्ज टेस्ट। टोनोमेट्री, स्लिट लैम्प टेस्ट और रिफ्रैक्शन टेस्ट जो है आई के लिए यूज़ होते हैं। रोम्बर्ज टेस्ट यूज होता है एसेस प्रोप्रियोसेप्शन एंड बैलेंस।
रोम्बस टेस्ट में प्रोप्रियोसेप्शन यानी चाल और उसके शरीर के बैलेंस को देखा जाता है, जिसे रोम्बस टेस्ट कहते हैं। बाकी के टेस्ट जो है आई के लिए यूज़ होते हैं, आई के लिए, आई टेस्ट के लिए, आई हेल्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, एल्डरली पीपल आर मोर प्रोन टू गेट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ ऑप्शन ए डिक्लाइन इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऑप्शन 2 डिक्लाइन इन ह्यूमरल इम्यूनिटी, ऑप्शन डी डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी IgA, ऑप्शन 4 fewer or less functional cilia। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। इसमें भी मल्टीपल इनमें से क्वेश्चन आपको ऑप्शन चूज़ करने हैं, तो इसका राइट आंसर हम डायरेक्ट देख लेते हैं। ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4 यानी ऑल ऑप्शंस आर ट्रू। रेशनल, एल्डरली पीपल आर मोर ससेप्टेबल टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ड्यू टू ए decline in both cell mediated and humoral immunity, decreased formation of secretory IgA। यानी सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है एल्डरली पीपल में डिक्लाइन होती जाती है और सेक्रेटरी IgA भी डिक्रीज हो जाता है, फॉर्मेशन जो है उसका, जिसके कारण रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस एल्डरली पीपल में ज़्यादा होते हैं। Question number 22, which of the following are advantages of dry powdered inhaler over meter dose inhaler? Option first है it require less manual dexterity, option 2 it does not require spacer, option 3 it is effective in patients with low FEV first below than 1 liter, option 4 there is no need to coordinate डिवाइस पफ्स विद इनहेलेशन। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसको इस तरीके से नहीं करना है कि ज़बरदस्ती करने बैठ गए और नेगेटिव मार्किंग ले ली, इस तरीके से नहीं करना है। इसलिए उसको आप या तो स्किप कर सकते हैं जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, क्योंकि लेकिन अगर ये चीज़ आ चुकी है और आगे भविष्य में भी आती है तो आप उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहें, ये नहीं कि उसको आप देखें भी नहीं उसके बाद में। तो ये चीज़ यहाँ पे हम आपको क्लियर करा देते हैं। इसमें ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा है ड्राई पाउडर्ड इनहेलर जो होते हैं वो मीटर डोज इनहेलर से किस तरीके से प्रभावी होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं उसके मीटर डोज इनहेलर के तुलना में। तो ऑप्शन फर्स्ट बता दिया, इसमें लेस मैन्युअली कंट्रोल होता है। ऑप्शन 2 में इसमें स्पेसर रिक्वायर नहीं होता है और ये पेशेंट जो होते हैं लो FEV में उनमें इफेक्टिव होता है। और 4 है देयर इज़ नो नीड टू कोऑर्डिनेट डिवाइस पफ विद इनहेलेशन, इसमें ज़रूरत नहीं होती है डिवाइस पफ की इनहेलेशन के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए डिवाइस पफ के साथ। ऑप्शन इसका देख लेते हैं हम डायरेक्ट, इसका आंसर है ऑप्शन C 1, 2 एंड 4। तो इसका क्लियर करते हैं। DPI यानी कि ड्राई पाउडर्ड इनहेलर डू नॉट रिक्वायर ए स्पेसर, DPI डू नॉट नीड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिवाइस पफ एंड इनहेलेशन। एंड ऑप्शन ये DPI may not be effective in patient with low FEV as these patient may not be able to generate sufficient inspiratory flow to activate the device। यानी कि इसका जो राइट आंसर है उसमें ऑप्शन, इसमें ज़्यादा मैनुअली इसको नहीं वो करना पड़ता, सेट करना पड़ता, इसमें स्पेसर की भी ज़रूरत नहीं होती है और इसमें किसी तरह के डिवाइस पफ को भी कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती इनहेलेशन के लिए। तो इसका जो ऑप्शन जो सही नहीं है वो है थर्ड, इसमें जो लो EV वाले जो पेशेंट होते हैं इनमें ये इफेक्टिव नहीं होता है, जो कि ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया 1, 2 एंड 4। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द लिस्ट 1 कंटेन the name of the artery and the list second contain the manifestation of stroke related to artery involved, match the list first with list second and select the correct answer using the code given below। आमने सामने की जो लिस्ट हैं इनको उसके सही ऑप्शन के साथ में हमें मिलान करना है। तो एंटीरियर सेरिब्रल, मिडिल सेरिब्रल, पोस्टीरियर सेरिब्रल, इनमें आर्टरीज जो होती हैं उनमें स्ट्रोक के कारण कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो क्लियर करना है हमको। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर मैच कर लीजिएगा मेरे आंसर के साथ में।
डी इसमें मैंने ऑप्शन बताया है, जिसमें ए 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। रेशनल है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो होती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है उसका स्ट्रोक जो होता है, उसका सिम्टम जो है उसमें डिसअर्थरिया एंड अफेजिया आता है। यूनिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल मोटर वीकनेस होती है, जिसमें लेग, शोल्डर, आर्म, हैंड, फेस और लेफ्ट लिम्ब। एप्रेक्सिया, अनेबल टू परफॉर्म टास्क और मूवमेंट व्हेन आस्क्ड। यूरिनरी इनकंटिनेंस होता है। इसी तरह जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, जो कि सबसे बड़ी आर्टरी रहती है ब्रेन की, उसमें इन्फ्रक्शन के दौरान प्रीडोमिनेटली इफेक्ट करता है फेस को, जिसमें अफेजिया आता है और अपर एक्सट्रीमिटी भी इसमें अफेक्ट होती हैं। इसी तरह जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, उसमें हेडेक सिम्टम में विजन लॉस, डायप्लोपिया, इनएबिलिटी टू सी हाफ ऑफ द व्यू, डिफ़िकल्टी रीडिंग रिसीविंग कलर्स एंड विजुअल हेलुसिनेशन आते हैं। और जो वर्टिबल आर्टरी डैमेज होता है, उसके अंदर क्या आता है, सिम्टम ऑफ लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, अवेयरनेस ऑफ पोस्चर, वेट, मूवमेंट एंड लिम्ब पोजीशन और टच इसमें लॉस हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। बेल पाल्सी इज़ एन acute usually temporary condition resulting from damage or trauma of। बेल पाल्सी इनमें से कौन सी क्रेनियल नर्व है जो टेम्परेरी कंडीशन है, जिसमें ट्रॉमा और डैमेज होने के होता है के कारण होती है? ऑप्शन ए क्रेनियल 3rd, ऑप्शन बी क्रेनियल 4th, ऑप्शन सी क्रेनियल 5, ऑप्शन डी क्रेनियल 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रेनियल 7। और जो कि 7 जो नर्व है, जिसको ओ ओ ओ टी टी अब फैक वाजी वाह। तो इसमें जो 7th नर्व है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेशियल नर्व कहते हैं। मैंने जो अभी बोला वो एक तरीके की ट्रिक थी 12 क्रेनियल नर्व को याद करने के लिए। तो उसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, cranial nerve 7। Bell palsy is caused by dysfunction of 7th cranial nerve, facial nerve, leading to sudden weakness or paralysis of the facial muscles on one side of the face। एक साइड में वीकनेस होने लगती है फेस के, जिसे बेल पाल्सी कहते हैं, और उसका कॉज है 7th cranial nerve के डिसफंक्शन से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25। Which one of the following marker begin to rise about 6 hours after myocardial infarction and peak in 18 hours? ऐसा कौन सा मार्कर है जिसमें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, जो कि 6 घंटे बाद राइज होता है, बिगिन अबाउट 6 आवर्स के अंदर राइज होना चालू होता है, और इसकी पीक जो आती है वो 18 आवर्स पे आती है? ऑप्शन ए CKMB, ऑप्शन बी कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन, ऑप्शन सी मायोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन आई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए CKMB। रेशनल है CKMB यानी क्रिटेनाइन काइनेज MB इज़ ए कार्डियक मार्कर दैट बिगिन टू राइज अबाउट 6 आवर्स आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड पीक अराउंड 18 आवर्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 26। A nurse is assessing stoma before changing the colostomy bag. Which one of the following color of stoma indicates ischemia? Option A rose pink, option B brown black, C dusky blue and option D bright red। इनमें से कौन सा कलर है जो नर्स असेस कर रही है स्टोमा को, तो उसमें कौन सा कलर चेंजेस है जिससे पता लगता है कि स्टोमा में इस्चीमिया हो रहा है, यानी ब्लड सप्लाई बीच में रुक रही है, मतलब इस टेम्परेरी वो चीज़ ब्लड फ्लो नहीं हो रही है उसमें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर डस्की ब्लू। और मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है कि डस्की ब्लू और ब्राउन ब्लैक में क्या अंतर है। इसका रेशनल देख लेते हैं। डस्की ब्लू किसे कहते हैं? दिस कलर इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद इस्चीमिया ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, यानी कि इस्चीमिया जिसमें ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है उसमें डस्की ब्लू देखा जाता है कलर। ब्राउन ब्लैक तब कहा जाता है दिस कलर कुड इंडिकेट नेक्रोसिस और सीवियर इस्चीमिया, यानी डस्की ब्लू के बाद की कंडीशन को हम
यहाँ पर बताते हैं ब्राउन और ब्लैक में। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डस्की ब्लू। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, ए पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, द लेबोरेटरी टेस्ट वाज परफॉर्म्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग विल शो डिक्रीज इन वैल्यू। सीधा सीधा मतलब है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का एक पेशेंट डायग्नोज हुआ है, इनमें से कौन सी वैल्यू है जो कि डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। ऑप्शन ए ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन बी सीरम एमाइलेज, ऑप्शन सी सीरम लाइपेज एंड ऑप्शन डी सीरम कैल्शियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीरम कैल्शियम। रेशनल देखते हैं। इन एक्यूट पेनक्रेटाइटिस सीरम कैल्शियम लेवल ऑफन डिक्रीजेज ड्यू टू saponification, where free fatty acids released by an inflamed pancreas bind calcium leading to hypocalcemia। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस जिसमें सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है सेपोनिफिकेशन के कारण, जिसमें फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं इन्फ्लेम्ड पेनक्रियाज द्वारा, और उनको वो क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं कैल्शियम को, जिससे ब्लड में हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सीरम कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 28, नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट आफ्टर थायराइड सर्जरी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नर्सिंग केयर पेशेंट की थायराइड सर्जरी के बाद में क्या इंक्लूड होता है, और उसमें एक्सेप्ट लगा दी, यानी क्या इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए मॉनिटरिंग कैल्शियम लेवल, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग सेमी फाउलर पोजीशन, ऑप्शन सी असेसिंग पेशेंट एबिलिटी टू स्पीक, ऑप्शन डी प्रमोटिंग इनटेक ऑफ आयोडीन रिच फूड। ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, बहुत ही क्लियर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रमोटिंग इनटेक ऑफ आयोडीन रिच फूड। रेशनल है, आफ्टर थायराइड सर्जरी द फोकस इज ऑन मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन सच एज हाइपोकैल्सीमिया, providing semi-fowler position to reduce swelling, and assessing the ability to speak due to the risk of vocal cord damage. Promoting iodine-rich food is not a priority post-surgery. तो पोस्ट सर्जरी में ये ऑप्शन नहीं आएगा, बाकी ऑप्शन सही हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जो कि नहीं केयर करनी है इस तरीके की आफ्टर सर्जरी थायराइड के। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रीडोमिनेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इंक्लूड। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के। ऑप्शन ए डायरिया, पासेज ऑफ म्यूकस एंड पस इन स्टूल, रेक्टल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी डायरिया, रेक्टल ब्लीडिंग, वेट गेन, ऑप्शन सी पेलर, वॉमिटिंग, हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन डी राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन, जॉइंट एब्नॉर्मलिटी एंड हाइपोकैल्सीमिया। तो इसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यानी कि अल्सर हो रखा है कोलोन में। क्लियर है, द इन्फ्लामेशन इन द कोलोन इज कॉल्ड कोलाइटिस, और विद अल्सर इज कॉल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्लियर। तो इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, लोअर लेवल का है, नीचे की तरफ का है, तो उसमें डायरिया होगा, ना कि वॉमिटिंग होगी। डायरिया होगा, पासेज होगा म्यूकस का, पस होगी स्टूल में, वहाँ पर मतलब इन्फेक्शन होने के चलते, और रेक्टल ब्लीडिंग होगी क्योंकि वहाँ पर अल्सर हो रखे हैं। तो जो भी स्टूल है वहाँ से गुजरेगा तो वो उस दीवार से छिलते हुए जाएगा, तो वो वहाँ पर ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे, और काफ़ी दिनों तक होगा, या तो वो एरिया अंदर पस फॉर्मेशन कर सकता है, म्यूकस बना सकता है इन्फेक्शन के चलते। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। तो इसका रेशनल देख लेते हैं हम लोग। अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉमनली प्रेजेंट विद सिम्टम्स लाइक chronic diarrhea, passage of mucus and pus in stool, and rectal bleeding due to the inflammation of the colon lining. Option clear है। Question number 30, which one of the following is not a surgical therapy in case of Meniere's disease? तो इसका मीनियर डिजीज़ में इनमें से कौन सा सर्जिकल थेरेपी नहीं होती है। ऑप्शन ए स्टेपियोडोटोमी, ऑप्शन बी लेब्रिंथेक्टोमी, ऑप्शन सी एंडोलिम्फेटिक स्टंट, ऑप्शन डी वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
Staphylotomy. Staphylotomy is a surgical procedure used to treat otosclerosis. ये otosclerosis में किया जाने वाला सर्जिकल प्रोसेस है, नॉट इन मीनियर्स डिजीज. सर्जिकल ऑप्शन फॉर मीनियर्स डिजीज इंक्लूड लेब्रिंथेक्टोमी, एंडोलिम्फेटिक शंट एंड वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 31. As per Parkland formula, the amount of fluid to be infused in the first 8 hours to the patient of 70 kg weight having 50% total body surface area of burn will be. यानी कि क्लियर है, इसमें पार्कलैंड फार्मूला के थ्रू अपने को पहले 8 घंटे में दिया जाने वाला 70 kg वेट का और 50% बर्न बॉडी सरफेस एरिया के व्यक्ति को हमें फ्लूइड चढ़ाना है 8 आवर्स के अंदर. तो पार्कलैंड फार्मूला से हमें वो फ्लूइड निकालना है कि कितना फ्लूइड देना है अपने को. ऑप्शन ए 8000 ml, ऑप्शन बी 7000 ml, ऑप्शन सी 6000 ml एंड ऑप्शन डी 5000 ml. आपको पार्कलैंड फार्मूला याद होगा तो आप ये बड़ी आसानी से कर देंगे. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7000 ml. पार्कलैंड फार्मूला क्या कहता है अपना? फॉर फ्लूइड रिससिटेशन इसमें 4 से इंटू करके बॉडी वेट किलो में और टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो कि बर्न का है उसको देखते हैं. तो इसका 70 kg के लिए अगर हम लेते हैं तो 4 इंटू 70 इंटू 50 यानी 4 इंटू बॉडी वेट 70 एंड 50% बॉडी टोटल सरफेस बर्न एरिया इज इक्वल टू 14,000. तो जो 50% जो फ्लूइड होता है, हाफ फ्लूइड जो होता है वो हम फर्स्ट 8 आवर्स में चढ़ाते हैं. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाफ विल बी ट्रांसफ्यूज्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स. सो हाफ ऑफ 14,000 इज 7000 ml. फ्लूइड विल बी द राइट आंसर. यानी 7000 फ्लूइड हम 8 आवर्स में उसको पेशेंट को इन्फ्यूज़ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 32. वैस्कुलर स्किन लीजन्स which are benign tumor consisting of blood and lymph vessels are called. यानी वेस्कुलर वेसल्स में का स्किन लेजल्स है जो कि एक बिनाइन प्रकार का ट्यूमर है जिसमें ब्लड और लिम्फ वेसल्स इंक्लूड होती हैं. उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परप्यूरा, ऑप्शन बी ऑस्लर्स नोड्स, ऑप्शन सी इकाइमोसिस एंड ऑप्शन डी एंजायोमा. तो यानी ओमा लगा हुआ है, यानी कि ये आपके ट्यूमर को बता रहा है. इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एंजियोमा. रेशनल है. एंजियोमास आर बिनाइन ट्यूमर डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ द वेस्कुलर और लिम्फेटिक वेसल्स वॉल जो कि एंडोथीलियम होती हैं और डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ द टिश्यूज सराउंडिंग दीज वेसल्स. यानी कि जो इन सेल्स के सराउंडिंग जो टिश्यूज़ होते हैं, सराउंडिंग दीज वेसल्स के जो सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, वहाँ से बनते हैं. तो इसका राइट आंसर एंजियोमा. क्वेश्चन नंबर 33. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ असेप्टिक टेक्निक प्रैक्टिस्ड इन ऑपरेटिंग रूम. यानी एक ऑपरेटिंग रूम में असेप्टिक टेक्निक इनमें से कौन कौन सी प्रिंसिपल जो हैं यूज़ किए जाते हैं, स्टेटमेंट जो हैं सही हैं, वो हमको पता लगाना है. ऑप्शन फर्स्ट, ऑल मटेरियल दैट एंटर्स द स्टराइल field must be sterile. Second, the part of gown worn by surgical team considered sterile are the front from chest to table level and sleeves up to 2 inches above elbow. Option 3, a wide margin of safety is maintained between sterile and unsterile field. Option 4, tables are sterile at table top and up to 4 inches below it. पहला ऑप्शन है सारे मटेरियल जो भी होते हैं जो स्टेराइल फील्ड में होते हैं वो स्टेराइल होने चाहिए. इट इज़ राइट. आपको मैं बाकायदा इसका रीजनल बताऊंगा और क्यों है ये राइट वो भी बताया जाएगा. ऑप्शन सेकंड, द पार्ट ऑफ गाउन वर्न बाय सर्जिकल टीम, जो सर्जिकल टीम है जो गाउन पहनती है, कंसीडर्ड स्टेराइल होता है. उसका कौन सा पार्ट स्टेराइल होता है? फ्रंट फ्रॉम द चेस्ट टू द टेबल, यानी चेस्ट से लेकर टेबल तक का जो एरिया है, और स्लीव्स जो हैं 2 इंचेस तक की अबव एल्बोस तक की स्टेराइल होती हैं. ये भी राइट है. कुछ लोग इसको गलत मान रहे हैं. नहीं, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा जब गाउन पहनाया जाता है तो उसके जो पीछे हिस्से में जो डोरियाँ या हम उसको बांधते हैं
तो उन पर्सन से भी बंधवा लेते हैं जो स्टेराइल नहीं होते हैं, यानी कि हमारा जो आगे का एरिया है वो ही स्टेराइल होता है स्टेराइल एरिया में, ना कि पीछे का। तो ये ऑप्शन इसका राइट है। ऑप्शन 3, ए वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज मेंटेन्ड बिटवीन स्टेराइल एंड अनस्टेराइल फील्ड। तो स्टेराइल और अनस्टेराइल फील्ड के बीच में एक वाइड मार्जिन होना चाहिए सेफ्टी का, ये भी राइट है। ऑप्शन 4, टेबल आर स्टेराइल एट द टॉप, दिस इज स्टेटमेंट राइट, बट इन्होंने क्या करा, एंड अप टू 4 इंचेस बिलो इट, यानी कि नीचे का 4 इंचेस भी स्टेराइल होना चाहिए, जो कि रॉन्ग है। तो ये मल्टीपल है इसके ऑप्शन में 2, 2, 3, 4, 1 एंड 3 एंड 4। इसका राइट आंसर है 4। The fourth statement is incorrect because typically only the table top is considered sterile, not the area below it. Other statement are correct as per the principle of aseptic technique. तो ये आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है ये, जो कि किसी ने भी क्लियर नहीं किया है। गर्भ नर्सिंग एकेडमी में आपको ये क्लियर करके बताया जा रहा है कि क्यों इसका ऑप्शन 4 है। सभी इसको जल्दीबाजी में स्किप कर दे रहे हैं अदर चैनल्स पे, इसलिए यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ऑप्शन 4 इज राइट। Question number 34. A nurse caring the patient after cataract surgery should include which of the following care immediately after the surgery? तो कैटरेक्ट सर्जरी में एक नर्स पेशेंट की केयर कर रही है, जो कि इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी के क्या क्या होनी चाहिए। ऑप्शन 1, एडमिनिस्टर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन 2, एडमिनिस्टर टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ऑप्शन 3, एडमिनिस्टर सेडेटिव्स। ऑप्शन 4, एडवाइस एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन लाइक बेंडिंग एंड लिफ्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इसमें टॉपिकल एंटीबायोटिक्स डाली जाती हैं, बिल्कुल डाली जाती हैं आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी के, और एडमिनिस्टर टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी डाली जाती हैं, और एडमिनिस्टर सेडेटिव्स जब तक नीड ना हो तब तक सेडेटिव्स का यूज़ नहीं किया जाता है। रेस्टलेस वगैरह हो तब बात अलग है, बाकी जनरली नहीं किया जाता है। ऑप्शन 4, एडवाइस एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन लाइक बेंडिंग एंड लिफ्टिंग। ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, इसमें नहीं करनी चाहिए। इसका नॉट एडवाइस डू नॉट एक्टिविटी, तो इसका राइट आंसर भी ये हो जाएगा। नीचे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है 1 to 4, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 to 4। पोस्ट ऑपरेटिव केयर आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिंग topical antibiotics and corticosteroids to prevent infection and inflammation. Advising activity restriction is also crucial to prevent increased intraocular pressure. ऐसी एक्टिविटी को करने से मना किया जाता है, एडवाइस एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन किया जाता है, ये इसमें सही है, ये चीज़ रेस्ट्रिक्ट की जाती हैं क्योंकि इससे इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ता है। सेडेटिव्स आर जनरली नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड पोस्ट ऑपरेटिव केयर अनलेस स्पेसिफिकली नीडेड फॉर पेशेंट एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट। क्वेश्चन नंबर 35, द डेफिनेट सिम्टम ऑफ एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा इंक्लूड। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शन ए, सीवियर आई पेन, ब्लर्ड विजन, सीइंग कलर्ड हेलोज अराउंड लाइट्स एंड ocular redness. Option B, tunnel vision, loss of peripheral vision with no pain in and around the eye. Option C, severe eye pain, tunnel vision, loss of peripheral vision. Option D, no eye pain, ocular redness and tunnel vision. इसका राइट आंसर है ए, सीवियर आई पेन, ब्लर्ड विजन, सीइंग कलर्ड हेलोज अराउंड लाइट्स एंड ऑकुलर रेडनेस। यानी इसमें बहुत तेज आँख में दर्द होता है और ब्लड विज़न होता है और आंखों के सामने कलर्ड हेलोज बनते हैं, लाइट्स और ऑकुलर रेडनेस होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, रेशनल है। एक्यूट एंगुलर क्लोजर ग्लूकोमा इज करेक्टराइज्ड बाय ए रैपिड इंक्रीज इन इंट्राक्यूलर प्रेशर लीडिंग टू सीवियर आई पेन, ब्लड विजन, सीइंग कलर्ड हेलोज अराउंड लाइट एंड रेडनेस।
वही सेम सभी सिम्टम इसके अंदर आते हैं, एक्यूट एंगुलर क्लोजर ग्लूकोमा। और इसमें मेनली एक ही होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है और आई पेन बहुत तेज होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36, मैच द लिस्ट 1, लिस्ट सेकंड से इसको मैच करना है। तो इसका लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट फर्स्ट में ए लैंगनबैक जो है, जो रिट्रैक्टर किस में यूज़ करते हैं? ऑप्शन बी मॉरिस, ऑप्शन सी डेवर रिट्रैक्टर, ऑप्शन डी डायवॉल रिट्रैक्टर। तो लिस्ट सेकंड में यूज़फुल, तो हम डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ऑप्शन ए में लैंगनबैक किस में यूज़ होता है? यूज फॉर रिट्रैक्शन ऑफ सुपरफिशियल स्ट्रक्चर सच एज ए स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू सच एज एपेंडेक्टोमी और ट्रैकियोस्टोमी। सुपरफिशियली स्ट्रक्चर को रिट्रैक्ट करने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है लैंगनबैक रिट्रैक्टर को। ऑप्शन बी मॉरिस, यूजफुल फॉर गिविंग मैक्सिमम एक्सपोजर इन लार्ज इंसिजन सच एज दोज यूज्ड इन एब्डोमेन सर्जरी। तो इसमें मॉरिस रिट्रैक्टर एब्डोमिनल सर्जरी में मैक्सिमम एक्सपोजर के लिए लार्ज इंसिजन में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी डीएवर, जो कि आप जानते हैं नॉर्मली यूज़फुल होल्डिंग द लिवर अप ड्यूरिंग कोलेसिस्टेक्टोमी। डीएवर जो होता है वो कोलेसिस्टेक्टोमी के द्वारा यूज़ किए जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट्रैक्टर है। ऑप्शन डी डायवॉल, यूजिंग इन मेजर एब्डोमिनल सर्जरी टू रिट्रैक्ट डीपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल और द ब्लैडर और यूट्रस वाइल ऑपरेटिंग ऑन द रेक्टम। ये मेजर एब्डोमिनल सर्जरी में किया जाने वाला यूज़ रिट्रैक्टर है जिसे डायवॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग बैसिलस कालमेट गुएरिन यानी बीसीजी इन केस ऑफ ब्लैडर कैंसर आर ऑल एक्सेप्ट। मतलब बीसीजी जो इंजेक्शन दिया जा रहा है वो ब्लैडर कैंसर में क्या पर्पस है उसका, क्या नहीं है इसमें पूछा है, क्योंकि एक्सेप्ट दे दिया है। ए एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, बी प्रिवेंट्स ब्लीडिंग, ऑप्शन सी प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ ट्रांजिशनल सेल ब्लैडर ट्यूमर एंड ऑप्शन डी एक्ट एन इम्यूनोथेरेपेटिक एजेंट। आप देख रहे होंगे इन सभी ऑप्शन में एक बात कॉमन है कि वो एंटी ट्यूमरी मतलब ट्यूमर पे प्रभावी होने के लिए दिया जा रहा है, बस एक को छोड़ के, वो है ऑप्शन बी प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो इसका रेशनल देख लेते हैं हम लोग। बीसीजी इज़ यूज्ड फॉर इट्स एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, यानी बीसीजी में एक तरीके की एंटी ट्यूमर एक्टिविटी होती है, इसलिए ये टीवी के लिए भी लगाया जाता है बचपन में जिससे ये ना हो। और टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ ट्रांजिशनल सेल ब्लैडर ट्यूमर्स एज एन इम्यूनोथेरेपेटिक एजेंट, इट इज़ नॉट यूज टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, all of the following instructions related to investigation of a patient who has to undergone bone densitometry are correct except। बोन डेंसियोमेट्री में पेशेंट इन्वेस्टिगेशन में जा रहा है तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन यूज़ किए जाते हैं? एक्सेप्ट मतलब नहीं दिया जाना है। ऑप्शन ए कैल्शियम सप्लीमेंट शुड बी अवॉइडेड 24 आवर्स प्रायर टू द इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन बी patient must remain nil per orally at least 12 hours before the investigation. Option C, patient has to remove clothing, jewelry and other metallic object when scanning is done. Option D, patient to lie still with the hip flexed for about 20 minutes during test। ये एक तरीके का ऐसा टेस्ट है जिसमें पेशेंट को रात भर की फास्टिंग नहीं चाहिए होती है, तो इसका जो एक्सेप्ट के चलते जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पेशेंट मस्ट रिमेन नील पर ओरली एटलीस्ट 12 आवर्स बिफोर द इन्वेस्टिगेशन। ये इसका राइट आंसर है। रेशनल फॉर बोन डेंसिटियोमेट्री, पेशेंट डू नॉट नीड टू रिमेन नील पर ओरली क्लियर फॉर 12 आवर्स। They should avoid calcium supplement 24 hours before, remove cloth, jewelry, metal objects during the scan and lie still with hips flexed during the test. Next question number 39, which one of the following is the pre-renal cause of acute kidney injury? एक acute kidney injury में
प्री रीनल कॉज क्या हो सकता है? ऑप्शन ए इम्यूनोलॉजिक प्रोसेस, ऑप्शन बी टॉक्सिन्स, ऑप्शन सी शॉक, ऑप्शन डी यूरिनरी स्ट्रक्चर। यानी कि जो कि इसके चलते प्री रीनल कॉज हो। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी शॉक। प्री रीनल कॉज ऑफ acute kidney injury are condition that reduce blood flow of the kidney। तो इसमें क्लियर है प्री रीनल कॉज में वो ऑप्शंस आते हैं जिसमें रिड्यूस हो जाता है ब्लड फ्लो, जो कि इसका राइट आंसर है शॉक। प्री रीनल कॉज में शॉक इज प्री रीनल कॉज एज इट्स लीड टू डिक्रीज्ड परफ्यूजन एंड कैन रिजल्ट इन AKI। इम्यूनोलॉजिक प्रोसेस एंड टॉक्सिन्स आर इंट्रिंसिक process and urinary structure is a post renal cause। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 40, which one of the following is the most appropriate for pain assessment in patient with chronic pain। जो chronic pain है उसमें पेन असेस करने के लिए कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट पेन असेसमेंट है? ऑप्शन ए मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चनरी, ऑप्शन बी फेसिस स्केल, ऑप्शन सी विजुअल एनालॉग स्केल, ऑप्शन डी वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चनरी। रेशनल है क्रॉनिक पेन असेसमेंट ऑफन रिक्वायर ए कंप्रेहेंसिव अप्रोच दैट इवेल्युएट वेरियस डायमेंशन ऑफ पेन। यानी एक कंप्रेहेंसिव अप्रोच है क्रॉनिक पेन असेसमेंट जिसमें तरह तरह के डायमेंशन यूज़ किए जाते हैं, जिसमें इंटेंसिटी किस तरीके की है पेन की, अफेक्ट क्या कर रहा है, इम्पैक्ट ऑन डेली लिविंग क्या है। इट मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चनरी प्रोवाइड ए डिटेल्ड असेसमेंट कंपेयर टू सिंगल डायमेंशन स्केल लाइक फेसिस स्केल, विजुअल एनालॉग और वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल। तो इसमें क्रॉनिक पेन असेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चनरी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी NSAID ड्रग नहीं है? ऑप्शन ए नेप्रोक्सेन, ऑप्शन बी इंडोमिथासिन, ऑप्शन सी एलोपिरिनॉल, ऑप्शन डी डाइक्लोफेनिक सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी एलोपिरिनॉल। एलोपिरिनॉल एक NSAID नहीं है। इट इज़ नॉट एन NSAID, इट इज़ एन xanthine oxidase inhibitor used to reduce uric acid level in condition like gout कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है यूरिक एसिड लेवल कम करने के लिए। बाकी की मेडिसिन NSAID हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरलाइज्ड डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू characterized by hardening and thickening of skin, blood vessels, skeletal muscles and internal organ। यानी इंटरनल ऑर्गन, ब्लड वेसल्स और जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है, मोटी हो जाती है। इस तरीके के जनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथेमेटस, ऑप्शन बी सिस्टमेटिक स्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी गाउट, ऑप्शन डी सोरियासिस। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी सिस्टमेटिक स्क्लेरोसिस। सिस्टमेटिक स्क्लेरोसिस ऑल्सो नोन एज स्क्लेरोडर्मा। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस एंड थिकनिंग ऑफ स्किन एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू अफेक्टिंग वेरियस ऑर्गन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सिस्टमेटिक स्क्लेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को मेज़र करता है ब्रेन की? ऑप्शन ए कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी CT, ऑप्शन बी इलेक्ट्रो न्यूरोग्राफी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, यानी जिसे EEG कहा जाता है। मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन एंड इज यूज टू डायग्नोस कंडीशन सच एज एपिलेप्सी एंड अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 44, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर थेरेपी एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो
टीपीए क्राइटेरिया में नहीं आती है, एक्सक्लूज़न है, बट इसने बोला एक्सेप्ट यानी आती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है जो कि इस क्राइटेरिया में हो, तो उसका ऑप्शन ए है ग्लूकोज लेवल मोर देन 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन बी कोगुलोपैथी, ऑप्शन सी हिस्ट्री ऑफ मेजर सर्जरी इन द पास्ट 2 वीक्स एंड ऑप्शन डी इस्कीमिक स्ट्रोक। इस क्वेश्चन पेपर जो बनाया है वो यूपीएससी ने बनाया है, तो यूपीएससी अपना लेवल तो बरकरार रखेगा। तो उसके लिए आप ये देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन को किस तरीके से मोल्ड किया गया है। इसमें बोला गया एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया, पहले तो उन्होंने बता दिया कि ऐसा क्राइटेरिया जो टीपीए थेरेपी में यूज़ नहीं करना है, और फिर लगा दिए एक्सेप्ट, यानी कि ऐसा ऑप्शन जो यूज़ करना है, एक्सक्लूज़न की जगह इंक्लूज़न आ गया इसमें, और बड़ा ही इनडायरेक्टली तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, इस्कीमिक स्ट्रोक इज़ एन इंडिकेशन फॉर टीपीए थेरेपी नॉट एन एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया। एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया वो हैं जो कि इंक्लूड ही नहीं होने हैं। एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया में क्या क्या होता है, ग्लूकोज लेवल 400 mg मिलीग्राम, कोगुलोपैथी एंड हिस्ट्री ऑफ मेजर सर्जरी इन पास्ट 2 वीक्स, जिनका कोई रोल नहीं है किसमें, टीपीए थेरेपी में, और यहाँ पर इंक्लूड होगा इस्कीमिक स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग स्टेबलाइज द कार्डियक मेम्ब्रेन इन ए पेशेंट विद हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने वाली ड्रग कौन सी होगी। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन डी डिजॉक्सिन। इसका राइट आंसर है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज़ यूज्ड टू स्टेबलाइज द कार्डियक मेम्ब्रेन इन हाइपरकैलेमिया रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अर्दमियाज, यानी कि का जो हाइपरकैलेमिया है जिससे अर्दमिया का रिस्क हो सकता है, उसको मेंटेन करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स एंड इट्स फेशियल शीथ ऑफन इन्वॉल्विंग टेंडन इज़ नोन एज। इसमें एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होती है, किसमें एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होती है, और फेशियल शीथ इसमें इन्वॉल्व होती है टेंडन की। तो इसको ऑप्शन में है स्ट्रेन, स्प्रेन, फ्रैक्चर एंड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो इसका एक सीधा सा रूल है छोटा सा, PL एंड T से स्ट्रेन में ST स्ट्रेन है जैसे, तो इसमें इसी से क्लियर हो जाता है कि स्ट्रेन, इस PL को बाद में देखते हैं। स्ट्रेन का मतलब हो गया टेंडन में होने वाली इंजरी, किस में इंजरी होने वाली है, टेंडन में होने वाली इंजरी। और P के बाद जस्ट L जैसे PL, तो वो होती है लिगामेंट इंजरी। तो इसमें स्ट्रेन से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें स्ट्रेन आ रहा है, यानी टेंडन में इंजरी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए स्ट्रेन। स्ट्रेन इंक्लूड टेंडन इंजरी, स्प्रेन इंक्लूड लिगामेंट इंजरी, फ्रैक्चर वर्ड यूज फॉर ब्रेक बोन, एंड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर occur in under age 10 children which not complete break in bone. ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 47, एबनॉर्मल टॉर्टस ओपनिंग बिटवीन द ब्लेडर एंड वेजाइना इज नोन एज। एक एबनॉर्मल प्रकार की ओपनिंग वेजाइना और ब्लेडर के बीच में क्या कहलाती है। ऑप्शन ए यूट्रो वेजाइनल फिस्टुला, ऑप्शन बी वेजाइनो पेरिनियल फिस्टुला, ऑप्शन सी रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला एंड ऑप्शन डी वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। वेजाइना के लिए वेजाइनल एंड ब्लेडर के लिए वेसिको ऑप्शन इसमें आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। ए वेसिको वेजाइनल फिस्टुला इज एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ब्लेडर एंड द वेजाइना लीडिंग टू कंटिन्यूस यूरिनरी लीकेज। क्वेश्चन नंबर 48 जो कि मल्टीपल चॉइस के साथ साथ और मल्टीपल चॉइस है, उनमें साथ में लेने हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ चेस्ट रिमूवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा लोगों के लिए। तो इसका जो इसमें चेस्ट ट्यूब रिमूवल में स्टेप्स पूछे गए हैं जिनको आपको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में लगाना है। पहला वाल्सेल्वा मैन्यूवर, ऑप्शन सेकंड एडमिनिस्टर ऑफ एनाल्जेसिक, ऑप्शन 3 चेस्ट एक्सरे एंड ऑप्शन 4 एयर टाइट ड्रेसिंग। इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको डायरेक्टली।
क्वेश्चन आंसर इज बी 2143। सेकंड, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिंग कर देंगे एनाल्जेसिक, जिससे उसको इस प्रोसीजर के दौरान पेन ना हो, टू मैनेज द पेन एंड रिड्यूस डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग रिमूवल, मैनेज करने के लिए और उस दौरान जो डिस्कम्फर्ट होने वाला है चेस्ट ट्यूब रिमूवल के दौरान उसको कम करने के लिए। फिर आता है वाल्सल्वा मैन्यूवर, ये टू प्रिवेंट एयर फ्रॉम एंटरिंग प्लूरल स्पेस ड्यूरिंग रिमूवल, प्लूरल स्पेस में एयर ना जा पाए हटाते समय चेस्ट ट्यूब को, उसमें वाल्सल्वा मैन्यूवर करेंगे। उसके बाद एयर टाइट चेस्ट ड्रेसिंग करेंगे टू प्रोटेक्ट वुंड एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए और वुंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एयर टाइट ड्रेसिंग करेंगे। उसके बाद इसमें चेस्ट एक्सरे कराएंगे टू कंफर्म द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड प्रॉपर लंग एक्सपेंशन, यानी कि एब्सेंस कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है किसी तरह की और लंग एक्सपेंड हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए लास्ट में हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है 2143। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 49, द कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रॉन्स का सिंड्रोम है, तो इसमें पहला ऑप्शन है मैसिव प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोएल्बुमिनिया एंड फोमी यूरिन। ऑप्शन बी मैसिव प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन, हाइपोलिपिडीमिया, हाइपरएल्बुमिनिया। ऑप्शन सी पेरिफेरल एडिमा, हाइपोटेंशन, हाइपोएल्बुमिनिया, हाइपोलिपिडीमिया एंड ऑप्शन डी हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोएल्बुमिनिया, हाइपोटेंशन एंड कोला कलर्ड यूरिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैसिव प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोएल्बुमिनिया एंड फोमी यूरिन। इसमें क्लियर कर देते हैं क्यों है ये ऑप्शन। प्रोटीन बहुत यूरिन में आता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और वेस्टेजेस जो होते हैं बॉडी में इकट्ठे होते हैं, हाइपर टेंशन होने लगती है, हाइपर लिपिड्स हो जाते हैं, एल्बुमिन का लेवल गिर जाता है जिससे हाइपो एल्बुमिनिया हो जाता है और यूरिन फॉर्मी आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। रेशनल नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज करेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट प्रोटीन लॉस इन द यूरिन, मैसिव प्रोटीन यूरिया कहलाता है, रिजल्टिंग इन लो लेवल ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड hypoalbuminia and high cholesterol, hyperlipidemia and often foamy urine due to protein content. This इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर लास्ट अपना 50, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, ए पेशेंट इज सफरिंग विद सीलिएक डिजीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम ही शुड अवॉइड इन हिज डाइट। एक पेशेंट है जिसको सीलिएक डिजीज़ है, उससे सफ़र कर रहा है, तो इनमें से कौन सा फूड आइटम हमें अवॉइड करना चाहिए। तो मैं अगली वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा विद रेशनल। तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में 51 क्वेश्चन से इसके लिए लेके आएंगे और इस क्वेश्चन का उसमें जवाब देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। Goodbye all of you.